वेलकम एवरीवन। नमस्कार मित्रों। आज ये हमारा सेकंड पार्ट है बीएफएम के मॉड्यूल 1 के यूनिट 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने स्पॉट रेट तक डिस्कस किया। यदि आपने वो लेसन नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक मिल जाएगा। इस पर जाकर आप उस लेसन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कंसेप्ट को। हम लोगों ने क्रॉस रेट एक्सचेंज को डिस्कस किया था कि मैंने आपको जेड रूल समझाया था, जेड रूल के मेथड से कैसे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन में। नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा फिक्स्ड रेट और एक होता है हमारा फ्लोटिंग रेट। तो दोनों में अंतर समझते हैं कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है वो एक ऑफिशियल रेट है जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी सेट करती है एक या एक से ज़्यादा करेंसी के लिए। और दोस्तों फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है वो सप्लाई और डिमांड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो मैं बात करूँ फिक्स्ड रेट की, तो फिक्स्ड रेट कौन करता है? ऑफिशियल रेट होता है। फिक्स रेट इज व्हाट? ऑफिशियल रेट। ठीक है, और ये कौन सेट करता है? मॉनेटरी अथॉरिटी सेट करती है। ठीक है, और जो हमारा फ्लोटिंग रेट होता है उसमें जो करेंसी का वैल्यू होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो सप्लाई और डिमांड डिसाइड करती है। तो डिमांड और सप्लाई के बेस पे क्या होता है? हमारा करेंसी बेसिस होता है। तो ये हमारा कहलाता है फ्लोटिंग रेट। ठीक है, तो दोस्तों 1973 के बाद 1973 के बाद जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में ने क्या अडॉप्ट किया? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया। तो ये ध्यान रखिएगा, 1973 के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी ने क्या अडॉप्ट किया? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को कब अडॉप्ट किया? तो 1993 में। तो ये ईयर कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? इंडिया ने अडॉप्ट किया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो 1973 में वर्ल्ड इकोनॉमी ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया था और 1993 में भारत ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया था। दोस्तों इसके बाद एक रेट होता है हमारा बिड रेट या ऑफर रेट, हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना होगा। ठीक है, बिड एंड ऑफर रेट। दोस्तों बिड रेट क्या होता है? तो जो बाइंग रेट होता है उसको हम लोग बिड रेट कहते हैं और जो सेलिंग रेट होता है उसे हम लोग ऑफर रेट कहते हैं। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल रेट से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है यूएस डॉलर पर INR। ठीक है, वो है मान लीजिए 48.10/11। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बैंक जो ये कोट कर रही है, ठीक है, कोटिंग बैंक is bidding for US dollar at the rate 48.10 and offering to sell US डॉलर, मतलब वो US डॉलर को बेच रही है किस रेट से? 48.11 से। तो जो भी बैंक, जिस बैंक ने ये रेट कोट किया है उसने वो क्या कर रही है? US डॉलर को 48.10 के रेट से बिड कर रही है, यानी खरीद रही है, और सेल कर रही है 48.11 के रेट से। तो आपको ये समझ में आ गया कि बिड रेट और ऑफर रेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। चलिए उसके बाद दोस्तों जो हमारा एक्सचेंज अर्थमेटिक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक चेन रूल तो हम लोगों ने देखा ही। एक और कंसेप्ट है जो कि है परसेंट, या इसे हम लोग कहते हैं पर मिल। ठीक है, परसेंट या पर मिल। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये है प्रोपोर्शन पर 100। इसे क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट? प्रोपोर्शन पर 100। ठीक है, तो दोस्तों पर मिल मतलब होता है पर 1000। ठीक है, परसेंटेज देखिए, जब हम लोग परसेंटेज बोलते हैं तो परसेंट मतलब हुआ प्रोपोर्शन पर 100, और यदि हम लोग पर मिल बोल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ पर 1000।
ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो परसेंट तो आप लोग जानते ही हैं, तो पर मिल क्या है, पर थाउजेंड, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा दोस्तों, वैल्यू डेट तो आपको मैंने बताया ही है, जिस डेट में पेमेंट ऑफ फंड हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं वैल्यू डेट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं आर्बिट्रेज को। दोस्तों आर्बिट्रेज मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करता है। तो जरा डिस्कस कर लेते हैं, स्पेकुलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी, इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी। तो किसी कमोडिटी का आप क्या कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं साइमल्टेनियस, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेज, ठीक है, इन 2 और मोर मार्केट, इन 2 और मोर मार्केट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि एडवांटेज ले सकें, टू टेक एडवांटेज ऑफ टेम्पररी डिस्क्रिपेंसी इन प्राइस। ठीक है, तो प्राइस में जो डिस्क्रिपेंसीज है उसका फ़ायदा उठाने के लिए हम बाय या सेल कर रहे हैं कमोडिटी 2 मार्केट में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए इंडिया, एक मान लीजिए ये इंडियन मार्केट इंडिया है और एक अमेरिका है, ठीक है। तो आईएनआर का फंड इधर फ्लो हो रहा है और इधर से यूएस डॉलर फंड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंडियन से आईएनआर के टर्म में यूएस डॉलर क्या है, यूएस डॉलर का लो प्राइस है, ठीक है। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, यूएस डॉलर को बेच रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, लंदन के मार्केट में, ठीक है। तो ये लंदन के मार्केट में इसे हम लोग बेच रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है 2 सेंटर के बीच में हो रहा है, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, या आप ऐसे कहें कि इंडिया और लंदन के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज और एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट आर्बिट्रेज, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडिया और लंदन के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, हम लोग लो पे खरीद रहे हैं यूएस डॉलर को और हाई पे बेच रहे हैं लंदन के मार्केट में, तो ये कहलाता है हमारा सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज, क्योंकि ये यहाँ पे 2 सेंटर के बीच में हो रहा है। तो मान लीजिए तीसरा सेंटर आ गया यूरोप, तीसरा सेंटर कौन आ गया, यूरोप। तो जब एक से ज़्यादा सेंटर, जब एडिशनल सेंटर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इस ऑपरेशन को कहते हैं कंपाउंड आर्बिट्रेज। तो यूरोप वाला केस कैसा केस हो गया, ये हो गया हमारा कंपाउंड आर्बिट्रेज, ठीक है। तो जब 2 सेंटर इन्वॉल्व है, 2 सेंटर इन्वॉल्व है तो वो होता है हमारा सिंपल 2 सेंटर्स, और जो हमारा कंपाउंड आर्बिट्रेज होता है उसमें ग्रेटर देन 2 सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 सेंटर इन्वॉल्व रहते हैं तो सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज होता है, और 2 से ज़्यादा एडिशनल सेंटर इन्वॉल्व होते हैं उसे कंपाउंड या 3 पॉइंट आर्बिट्रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, ये जो हमारा आर्बिट्रेज है, आर्बिट्रेज की रिक्वायरमेंट कब होती है, तो वो जरा हम लोग देखते हैं। तो सिंपल आर्बिट्रेज समझ गए, कंपाउंड आर्बिट्रेज समझ गए, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है आर्बिट्रेज की, तो मैं आपको बताता हूँ। इसकी मोस्ट रिक्वायरमेंट है इन सभी केसेस में, पहला ऑपरेशन विथ मिनिमम टाइम डिले, क्योंकि ये ऐसा ऑपरेशन है इसमें टाइम डिले क्या होता है, जहाँ पे कम टाइम डिले की, मिनिमम टाइम डिले। दूसरा है दोस्तों हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड, इसको परफॉर्म करने के लिए हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल। और दोस्तों तीसरा है कि स्पीड इन हैंडलिंग डील्स, ठीक है, अच्छा खासा स्पीड होना चाहिए डील को हैंडल करने में। तो ये 3 चीज़ है, तो भी आप इस
इस आर्बिट्रेज को कंडक्ट कर सकते हैं, हैंडलिंग डील्स। चलिए, तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कुछ टीटी रेट्स होते हैं और कुछ बिल रेट्स होते हैं, तो कहाँ पे कौन रेट अप्लाई होता है आइए जरा सा समझ लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये टीटी रेट और बिल रेट के कंसेप्ट काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 4 तरह के रेट्स होते हैं, 4 तरह के रेट्स होते हैं। पहला है रेट्स हमारा टीटी बाइंग रेट, दूसरा है हमारा बिल बाइंग रेट, तीसरा है दोस्तों हमारा टीटी सेलिंग रेट, और फोर्थ है दोस्तों हमारा बिल सेलिंग रेट। चलिए, तो जरा देखते हैं कि इन चारों को कब कहाँ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोस्तों टीटी बाइंग रेट का। तो टीटी बाइंग रेट को कहाँ अप्लाई करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको पता है नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में आप जानते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, आपका नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि फॉरेन बैंक में आपका जो अकाउंट मेंटेन्ड है, खासकर बैंकों का, जैसे मान लीजिए कि एसबीआई ने क्या किया कि फॉरेन एक बैंक ले लीजिए, एचडीएफसी मान लीजिए, यूएसए वाला, या सिटी बैंक ले लीजिए, ठीक है, एक यूएसए का एक बैंक ले लीजिए, सिटी बैंक, ठीक है। तो एसबीआई ने क्या किया, सिटी बैंक है मान लीजिए अमेरिका में, यूएसए में है, तो एसबीआई ने क्या किया कि अपना यहाँ पे एक अकाउंट मेंटेन करके रखा है सिटी बैंक में। तो ये जो एसबीआई ने अपना एक अकाउंट मेंटेन करके रखा है सिटी बैंक में, इसे ही कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। तो क्या, ठीक है, तो ये एसबीआई के लिए कैसा अकाउंट होगा, ये नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। तो दोस्तों टीटी बाइंग रेट कब कब अप्लाई होता है कि जब हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट पहले क्रेडिट हो जाए, कस्टमर के अकाउंट क्रेडिट होने से पहले, तो हम उस केस में हम लोग टीटी बाइंग रेट को अप्लाई करते हैं। मैं बताता हूँ, व्हेन नॉस्ट्रो अकाउंट of a bank is credited before account of customer, मतलब पहले बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो जाए और बाद में कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो, तो उस केस में हम लोग टीटी बाइंग रेट को अप्लाई करते हैं। अब ऐसा केस होता कौन कौन सा है, तो दोस्तों पहला केस मान लीजिए डीडी का रिसिप्ट होना, रिसिप्ट ऑफ डीडी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों किसी मनी ट्रांसफ़र का रिसीव होना, किसी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का रिसीव होना, ठीक है। तो ये, या तीसरा केस आप ले सकते हैं फॉरेन बिल को कलेक्ट करना। ये सभी केस जो हैं हमारे टीटी बाइंग रेट अप्लाई होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केस में, इन सभी केस में क्या होगा, टीटी मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, मतलब इंस्टेंट होता है वो। तो इंस्टेंट वाले केस में सबसे पहले आपका बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट होता है और फिर जाकर कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा टीटी बाइंग रेट लगता है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसमें फॉरवर्ड रेट को कैसे निकाला जाए, इस रेट को अप्लाई करके। तो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप स्पॉट रेट लीजिए। और दोस्तों जब यहाँ पे क्या होगा कि बैंक जो है खरीद रही है, तो खरीदने समय क्या रहता है कि हम कम से कम दर पे खरीदें, तो मार्जिन को हम लोग क्या कहते हैं कि घटाते हैं इस केस में, ठीक है। तो जब भी हमारा बाइंग रेट होता है तो मार्जिन इज ऑलवेज डिडक्टेड, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लो बाय एट लो सेल एट हाई। तो लो पे कब बाय करेंगे, जब हम किसी चीज़ को घटाएंगे तभी तो लो पे बाय करेंगे। इसीलिए जब बाइंग रेट जब भी होता है तो मार्जिन को हम लोग क्या कहते हैं, घटाते हैं। तो ये कैलकुलेशन है हमारा फॉरवर्ड रेट का, फॉरवर्ड रेट का किस केस में, टीटी बाइंग रेट में। चलिए, आपको समझ में आएगा टीटी बाइंग रेट कहाँ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बिल बाइंग रेट की बात करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि बिल बाइंग रेट कहाँ लेंगे। तो दोस्तों बिल बाइंग रेट के लिए कंडीशन मैं बताता हूँ कि जब जो है कस्टमर को आईएनआर बैंक पहले दे देती है, समझिए, व्हेन बैंक गिव्स INR टू कस्टमर बिफोर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज बैंक को बाद में मिलेगा, लेकिन पहले उसने करेंसी इंडियन करेंसी दे दिया बिफोर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यानी कि जो ऑब्वियसली बात है नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो गया, बाद में नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा बिल बाइंग रेट लगता है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इसका आपको। तो देखिए, एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब एक्सपोर्ट बिल को परचेज किया जाता है दोस्तों,
तो एक्सपोर्ट बिल में क्या होता है, एक्सपोर्ट बिल को परचेज किया जाता है। तो जब आप एक्सपोर्ट बिल को परचेज करेंगे या आप एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक्सपोर्टर क्या चाहेगा कि उसका जो उसको पहले पैसा मिल जाए ताकि वो रॉ मटेरियल से अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बिल के परचेज के केस में, एक्सपोर्ट बिल के डिस्काउंट के केस में या एक्सपोर्ट बिल के नेगोशिएशन के केस में, समझ रहे हैं, ये सब चीज़, ये सब केस आगे का काम आएगा। इन तीनों केस में हमारा बिल बाइंग रेट अप्लीकेबल होता है। दूसरा मान लीजिए कि चेक या डीडी बैंक परचेज कर रही है, तो उस केस में भी क्या होता है, बिल बाइंग रेट अप्लाई होता है। चेक ऑब्लिक डीडी परचेज्ड बाय बैंक, ठीक है, तो उस केस में बिल बाइंग रेट अप्लाई होता है। तो ये दो केस ध्यान रखना है बिल बाइंग रेट का। अब ये प्रश्न उठता है कि कैलकुलेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब टीटी बाइंग रेट था तो उसमें प्रीमियम या डिस्काउंट का कंसेप्ट ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि टीटी में टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है, तो आज का आज ट्रांसफ़र होगा, स्पॉट बेसिस पे ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब बिल बाइंग रेट की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम भी आएगा या डिस्काउंट भी आएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है। तो दोस्तों बिल बाइंग रेट में यदि हमें फॉरवर्ड रेट निकालना है, यदि हम लोग बिल बाइंग रेट में फॉरवर्ड रेट निकालेंगे तो किसका फॉर्मूला होगा, आप स्पॉट रेट लीजिए। ठीक है, स्पॉट रेट लीजिए और या तो आप फॉरवर्ड प्रीमियम है तो फॉरवर्ड प्रीमियम को जोड़िए, और यदि डिस्काउंट है तो क्या कीजिए, फॉरवर्ड डिस्काउंट को माइनस कीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि चूंकि बाइंग रेट है तो मार्जिन हमेशा क्या होगा, मार्जिन को हमसे क्या करेंगे, बाइंग रेट में घटाएंगे, क्योंकि मैक्सिम क्या है हमारा, बाय एट लो सेल एट हाई। तो लो पे बाई करने के लिए हमें मार्जिन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आया बिल बाइंग रेट में क्या, किस केस में बिल बाइंग रेट लेना है और कब हमें इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलिए, बिल बाइंग रेट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग टीटी सेलिंग रेट का। देखिए, टीटी मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है, तो इसमें तो जब भी टीटी आएगा तो प्रीमियम डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं होती है। तो देखिए, कोई भी सेल ट्रांजैक्शन जहाँ पे कोई डिले इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग टीटी सेलिंग रेट पे देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आगे बताऊँगा, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में डिटेल समझाऊँगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, देखिए एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्टर वो आपको पैसा नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जो आपका जो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन होगा वो टीटी सेलिंग रेट पे होगा। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, इसमें कोई बिल इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, बिल है ही नहीं, आपके पास आज का आज होगा। उसके बाद दोस्तों एक और केस लेते हैं, जब भी फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस से भी हमारा टीटी सेलिंग रेट अप्लाई होगा। और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों? कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, आपको स्पॉट रेट लेना है और प्लस मार्जिन को ऐड करना है। ठीक है, मार्जिन को क्या करना है, ऐड करना है। मार्जिन क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बैंक क्या करती है, हाई रेट पे बेचती है और लो रेट पे खरीदती है, तो मार्जिन को हमेशा क्या करते हैं, बैंक ऐड करेगी टीटी सेलिंग रेट में। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिल सेलिंग रेट का। दोस्तों बिल सेलिंग रेट कब लेना है? तो बिल सेलिंग रेट कब लेना है, जब डॉक्यूमेंट्स का हैंडलिंग इन्वॉल्व हो। ठीक है, व्हेन हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट्स को हैंडलिंग इन्वॉल्व हो तो वहाँ बिल सेलिंग रेट लेते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कोई भी इंपोर्ट ट्रांजैक्शन है उसके अगेंस्ट पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, तो कि इंपोर्ट ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट होगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बिल सेलिंग रेट लेंगे, पेमेंट्स अगेंस्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो दोस्तों इस केस में जो फॉरवर्ड रेट निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा स्पॉट रेट, तो लेना ही है आपको। ठीक है, प्लस अब चूंकि सेलिंग रेट है तो एक्सचेंज मार्जिन को ऐड करेंगे। और दोस्तों दूसरी बात है कि यहाँ पे हाँ एक्सचेंज रेट को ऐड करना है और प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी होगा वो आगे वो देखेंगे हम लोग। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग
हाँ, किस केस में हम लोग बिल सेलिंग रेट कब लगता है और जो 4 तरह का रेट्स है उसको कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक और कंसेप्ट है दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको क्लियर रखना है, वो है हमारा कि एक होता है हमारा जो हमारा बिल बाइंग रेट और बिल सेलिंग रेट है, उस केस में एक होता है ड्यू डेट और एक होता है हमारा ट्रांजिट पीरियड। ठीक है, उसका कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उस केस में एक है हमारा ड्यू डेट और एक होता है हमारा ट्रांजिट पीरियड। ट्रांजिट पीरियड, ठीक है। तो बिल बाइंग रेट और बिल सेलिंग रेट में, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन हम लेते हैं बाय ट्रांजेक्शन, तो नियम समझिए, नियम समझिए और मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नियम क्या है कि यदि बाय ट्रांजेक्शन है, देखिए ये पहले केस क्या है, कौन सा केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रांजिट पीरियड है उसके बाद ड्यू डेट आ रहा है, यानी कि ड्यू डेट आफ्टर ट्रांजिट पीरियड। तो ट्रांजिट पीरियड के बाद यदि ड्यू डेट आ रहा है और फॉरवर्ड पीरियड जो है वो किसी मंथ में फॉल कर रहा है, एंड फॉरवर्ड पीरियड फॉल इन अ मंथ, तो इस केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। पहला मान लीजिए बाय ट्रांजैक्शन है, पहला कैसा ट्रांजैक्शन है, बाय ट्रांजैक्शन है। मैं आपको एग्जांपल लूँगा तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है कि जो कोड रेट है ना, बाय ट्रांजैक्शन में जो कोड रेट होता है दोस्तों, ठीक है, वो लोअर मंथ का एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कब, यदि करेंसी प्रीमियम में है। ठीक है, और कोड रेट होता है सेम मंथ में। ये कब होता है, जब करेंसी हमारा डिस्काउंट पे होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों दूसरा ये मान लीजिए कि यही ट्रांजैक्शन आपका सेल ट्रांजैक्शन है, यही ट्रांजैक्शन कैसा ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन है। तो उस केस में याद रखिएगा कि जो कोड रेट होगा, अब दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ इसको मैं अभी एग्जांपल लूँगा तो सब क्लियर हो जाएगा। कोड रेट को नियम याद रखिए, ये नियम नोट कर लीजिए। कोड रेट सेम मंथ होगा यदि करेंसी प्रीमियम पे है, और जो कोड रेट है वो लोअर मंथ होगा यदि करेंसी क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये दो केस आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि स्पॉट रेट मान लीजिए 16/2/2022, ठीक है, वो दिया हुआ है $1 बराबर, मान लीजिए जस्ट 34.6850/7275, ये स्पॉट रेट दिया हुआ है। ठीक है, आपको दे देगा, मान लीजिए कि स्पॉट दे देगा अगला महीना कौन सा है, मार्च का। ठीक है, स्पॉट मार्च का दे देगा 4000/4200। ठीक है, स्पॉट अप्रैल का दे देगा मान लीजिए 7500/7700। ठीक है, और अगला स्पॉट मान लीजिए अप्रैल के बाद मई, स्पॉट मई दे देगा आपको मान लीजिए 1.05/1.07। ठीक है, और एक और ले लीजिए, स्पॉट आपको जून भी दे देगा, ये दे देगा 1.40/1.42, और ट्रांजिट पीरियड है 25 डेज। ट्रांजिट पीरियड कितना है, 25 दिन का है। ठीक है, और मार्जिन दिया हुआ है, जो एक्सचेंज मार्जिन है वो है 0.15%। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि आपको फॉरवर्ड बाइंग रेट बताना है, फॉरवर्ड बाइंग रेट बताना है ऑफ 3 मंथ यूजेंस बिल। तो यूजेंस बिल क्या होता है, वैसा बिल जिसमें जो है, जिसका पेमेंट जो है आफ्टर सर्टेन पीरियड होता है, तो यहाँ 3 महीने बाद होगा पेमेंट, तो फॉरवर्ड रेट हमें बताना है दोस्तों। तो अब देखिए यहीं पे कंसेप्ट का जो मैंने आपको समझाया हुआ आपका कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। तो दोस्तों बताइए, पहले ड्यू डेट निकालते हैं।
तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ट्रांजिट पीरियड के बाद ड्यू डेट आ रहा है, तो जो बिल रियलाइज होगा उसका ड्यू डेट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आज का तारीख देख लीजिए 16/02/2022, ठीक है। इसमें 3 महीना जोड़ लीजिए यूजांस पीरियड और 25 दिन जोड़ लीजिए ट्रांजिट पीरियड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए ये हो जाएगा आपका 9 ये हो जाएगा दोस्तों 9/6/2022, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इस केस में जो ट्रांजिट पीरियड होता है, इस केस में क्या होता है कि जो हमारा ट्रांजिट पीरियड होता है दोस्तों, वो राउंड होता है लोअर मंथ के लिए, ठीक है। वो राउंड होता है किसके लिए, लोअर मंथ के लिए। ट्रांजिट पीरियड इज, क्योंकि करेंसी प्रीमियम पे है, अब देखिए ना करेंसी 4,4200, 7500, 7700, तो करेंसी देख के ही लग रहा है प्रीमियम पे है। तो ट्रांजिट पीरियड इज राउंडेड टू लोअर मंथ, ठीक है। तो लोअर मंथ, अब बताइए इस केस में लोअर मंथ कौन सा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे, ये आपका जून है, तो जून से पहला महीना कौन सा है, जून से पहला महीना है दोस्तों आपका मई, तो यहाँ पे मई का रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो दोस्तों मई का रेट आप देखिए कितना है, 1.05 है, तो हम लोग मई का रेट लेंगे, 1.05 लेंगे, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आप पहले लिखिए, सबसे पहले फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्पॉट रेट लेते हैं। तो स्पॉट रेट कितना है हमारा, बाय ट्रांजैक्शन है तो लिखेंगे 34.6850, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम लोग प्रीमियम है तो कौन सा मंथ का प्रीमियम लिए, तो यही तो मैंने बताना चाह रहा हूँ कि मई का प्रीमियम लेंगे। तो मई का प्रीमियम कितना है 1.05, तो ये आप कैसे समझे कि मई का लेना है। तो दोस्तों यही तो मैंने समझाया कि यदि करेंसी प्रीमियम पे है तो ट्रांजिट पीरियड को लोअर मंथ से राउंड ऑफ करना है, और यदि करेंसी डिस्काउंट पे है तो सेम मंथ होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है। और दोस्तों चूँकि मार्जिन हम लोग हमेशा माइनस करेंगे, तो 0.15 यदि परसेंट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.0536, तो फाइनल जो रेट आएगा वो हो जाएगा 35.6814, ये हमारा आंसर होगा। ये केस समझ में आया। चलिए हम लोग एक और केस लेते हैं तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। फिर से देखिए, मान लीजिए कि 22, ठीक है, जैसे एक डिस्काउंट वाला केस ले लेते हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 22/7/2013, ठीक है। इसमें आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट दिया हुआ है दोस्तों 35.6000/6500, ठीक है, ये स्पॉट रेट दिया हुआ है। और 1 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 3500/3000, ठीक है। उसके बाद 2 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 5500/5000। देखिए ये डिस्काउंट है, आपको देख के लग रहा है कि डिस्काउंट वाला केस है। और 3 मंथ दिया हुआ है 8500/8000, ठीक है 8000। आपको ट्रांजिट पीरियड दिया हुआ है, ट्रांजिट पीरियड दिया हुआ है 20 दिन का, ठीक है। और दोस्तों मार्जिन का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो है आपका 0.15%। तो आपसे पूछा गया है बिल बाइंग रेट बताना, बिल बाइंग रेट बताना है। कब बताना है, बिल बाइंग रेट बताना है एंड 2 मंथ फॉरवर्ड बताना है, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि बिल बाइंग रेट यानी रेडी रेट पूछा गया है, रेडी रेट, रेडी मतलब समझते हैं ना, आज का डेट ट्रांजेक्शन, तो वो कितना होगा बताइए। तो वो हो जाएगा हमारा कितना, जो बिलिंग डेट है प्लस 20 डेज का ट्रांजिट पीरियड लेना है, तो वो हो जाएगा हमारा बिल डेट प्लस 20 डेज। तो बिल डेट कब का है, 22/7/2013 का है, तो हो जाएगा आपका 11/8/2013, ठीक है। लेकिन यदि हमें सेकंड केस जो है हमसे 2 महीना फॉरवर्ड बाइंग रेट पूछा गया है, तो उस केस में क्या करेंगे बताइए। तो दोस्तों हाँ, तो पहले देखिए पहले बिल बाइंग रेट निकालते हैं। तो बिल बाइंग रेट में रेडी रेट, ठीक है, तो यानी कि 11/8/2013, ठीक है। तो स्पॉट रेट कितना है हमारा, स्पॉट रेट कितना है बताइए। तो स्पॉट रेट आप चूँकि बाइंग है तो 35.600 लेंगे, 35.600 लेंगे। इसमें से देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारा डिस्काउंट वाला केस है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो बाय ट्रांजैक्शन जो हमारा डिस्काउंट पे होता है तो उसमें क्या है कि कोड से मंथ, हाँ, तो कोड रेट जो है सेम मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो बताइए
फॉरवर्ड डिस्काउंट रेट कौन सा लेंगे इसमें हम लोग? इसमें हम लोग लेंगे फॉरवर्ड डिस्काउंट रेट 1 मंथ वाला, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 0.3500, यही तो कंसेप्ट है। और दोस्तों एक्सचेंज मार्जिन जो कि हमारा बाय ट्रांजेक्शन है, तो एक्सचेंज मार्जिन क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो 0.15% निकालेंगे तो 0.0521, इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो ये मिल जाएगा 34.6979, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड केस में लेते हैं, 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट निकालते हैं। तो 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट कैसे निकालेंगे? तो अब बताइए 2 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट में ट्रांजैक्शन डेट जो कि आज का है प्लस 20 दिन का ट्रांजिट पीरियड और 2 महीना जोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हमारा बाय ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, तो बाय ट्रांजैक्शन में क्या है कि करेंसी यदि डिस्काउंट होता है तो सेम मंथ लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है हमारा कौन सा लेंगे हम लोग, कौन सा रेट लेंगे, 8500 लेंगे, ठीक है, 8500 का लेंगे ट्रांजेक्शन का रेट। तो वो हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड रेट हो जाएगा 35.6000 माइनस 0.8500 माइनस 0.0521, तो ये आपको फाइनल रेट मिल जाएगा 34.6979। तो फ्रेंड्स इस केस में हमें जो रेट मिलेगा वो ये मिलेगा 35.1971। तो दोस्तों ये दोनों केस मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जब बाय ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, बाय ट्रांजैक्शन हो तो लोअर मंथ का कोट लेंगे यदि प्रीमियम में हो, और यदि डिस्काउंट पे है तो सेम मंथ लेंगे। सेल ट्रांजैक्शन में सेम मंथ लेते हैं, यदि प्रीमियम पे होता है लोअर मंथ लेते हैं, डिस्काउंट पे होता है। चलिए उसके बाद दोस्तों यदि डील का कैंसिलेशन होता है तो आपको याद रखना है कि कैंसिलेशन ऑफ बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बाय कॉन्ट्रैक्ट को यदि कैंसिल करना है, कैंसिलेशन ऑफ बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होगा हमारा किस रेट पे, टीटी सेलिंग रेट पे, ठीक, अपोजिट होता है, ठीक है। और यदि कैंसिलेशन करना है सेल कॉन्ट्रैक्ट को तो वो होता है हमारा टीटी बाइंग रेट पे। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है कि बाय कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन टीटी सेलिंग रेट, सेल कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन टीटी बाइंग रेट, ठीक है। तो ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो फॉरेक्स डीलिंग रूम है, ठीक है, वो किन किन चीज़ में ऑपरेट करते हैं। तो जो हमारा फॉरेक्स डीलिंग रूम है उसका उनका कुछ फंक्शंस होता है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं फॉरेक्स डीलिंग रूम। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या है, एक बेसिकली एक सर्विस ब्रांच है जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं दूसरे ब्रांच का। तो दिस इज व्हाट, अ सर्विस ब्रांच टू मीट, या फिर ये बनाया क्यों गया है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ऑफ अदर ब्रांच टू सेल फॉरेन करेंसी। तो एक बेसिकली एक सर्विस ब्रांच बनाया गया है ताकि दूसरे ब्रांच के कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सर्व कर सके। किस चीज़ का रिक्वायरमेंट, टू सेल फॉरेन करेंसी, टू बाय और सेल, खाली सेल ही नहीं, सेल करो या बाय करो बात बराबर है, फॉरेन करेंसी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों ये क्या करता है, ये मैनेज करता है, किस चीज़ को मैनेज करता है, फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी के एसेट और लायबिलिटी को। इट मैनेज फॉरेन करेंसी एसेट एंड लायबिलिटीज़। उसके बाद क्या करता है दोस्तों, ये मैनेज करता है नॉस्ट्रो अकाउंट को। ये जो डीलिंग रूम है ये क्या मैनेज करता है, नॉस्ट्रो अकाउंट को मैनेज करता है। और दोस्तों ये एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर है। दो तरह के पोजीशंस होते हैं, ये मेंटेन करता है 2 टाइप्स ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आया कि ये जो डीलर होते हैं वो ये क्या, इनका क्या काम है, ठीक है। तो देखिए ये क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं करेंसी को। सिंपल भाषा में बताएं, ये सेल क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी को बाय और सेल करेंगे, ठीक है। तो इनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है, ये जॉब को समझते हैं, ठीक है। इनके पास डिसीजन मेकिंग का स्पीड होता है। और दोस्तों इनके पास क्या होता है कि एक एटमॉस्फेयर होता है ट्रस्ट का, ठीक है। तो जहाँ तक बात है 2 पोजीशन की, ये जो है ये क्या करते हैं, ये 2 पोजीशन को मेंटेन करते हैं। तो वो 2 पोजीशन कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। एक है हमारा फंड पोजीशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, फंड पोजीशन। तो फंड पोजीशन में क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है फंड पोजीशन, फंड पोजीशन रिप्रेजेंट करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड,
इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, और दूसरा जो पोजीशन है वो है हमारा करेंसी पोजीशन। करेंसी पोजीशन, तो करेंसी पोजीशन में क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों करेंसी पोजीशन एक होता है हमारा और एक होता है हमारा फंड पोजीशन। तो जो हमारा फंड पोजीशन है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क है। कैसा रिस्क है, तो यहाँ पे हमारा एक इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, किस केस में, हमारा फंड पोजीशन में। ठीक है, और जो हमारा करेंसी पोजीशन में है वो ओवरबाउट या ओवरसोल्ड पोजीशन को शो करता है, कि इट शोज ओवरबाउट या ओवरसोल्ड, ओवरलोड, या तो आप ओवरबाउट या ओवर सोल्ड पोजीशन को ये शो करता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना चाहिए, एक फंड पोजीशन है और एक हमारा क्या है, करेंसी पोजीशन। अच्छा, तो ये हमारा फॉरेन डीलिंग रूम के बारे में, दो पोजीशन के बारे में मैंने समझाया। अच्छा देखिए दोस्तों, आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने अप्रूव्ड किया है, क्या अप्रूव किया है, तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। आरबीआई ने अप्रूव किया है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर, जो कि इशू किया गया है किनके द्वारा, फेडे के द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रॉफिट और लॉस को इवेल्युएट करता है, और इसको पब्लिश करना होता है हर एक बैंक को एवरी मंथ। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जहाँ तक बात है मिड ऑफिस की, तो फ्रंट ऑफिस मैंने डिस्कस किया, अब हम लोग बात करते हैं मिड ऑफिस का। फ्रंट ऑफिस में कौन आया, तो फ्रंट ऑफिस में आया हमारा डीलर। ठीक है, तो वो डीलर आया। मिड ऑफिस की यहाँ तक बात करें तो मिड ऑफिस क्या करती है, रिस्क मैनेजमेंट से डील करती है। किससे डील करती है, मिड ऑफिस रिस्क मैनेजमेंट से। ठीक है, और वो क्या करती है, गाइडलाइन के कंप्लायंस को क्या और भी लुक करती है कि जो हमारा कंप्लायंस है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं हमारे फॉरेन ट्रांजैक्शन डीलिंग ऑपरेशन में। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उन सभी रिस्क को जो कि यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व हैं फॉरेन करेंसी ऑपरेशन में। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क किस कारण से आता है, तो यदि मान लीजिए कि आपका ह्यूमन एरर आ गया, ठीक है, यदि मान लीजिए कि टेक्निकल फॉल्ट आ गया, यदि मान लीजिए कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो गया, तो ये सब केस हमारा आता है ऑपरेशनल रिस्क। दूसरा जो रिस्क है दोस्तों वो है हमारा एक्सचेंज रिस्क। ये तो ऑब्वियस रिस्क है, ठीक है, मोस्ट कॉमन रिस्क है जो कि डीलिंग ऑपरेशन फेस करेगी। तो ये किस कारण से आता है, तो फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। ये ऑब्वियस ही बात है कि जो एक्सचेंज रिस्क आता है उसका बेसिक कारण क्या है, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन होता है उस कारण से जो रिस्क आता है वो होता है हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क किस कारण से आता है, तो जब काउंटर पार्टी जो है वो अनविलिंग हो या इनेबल हो पे करने में, तो उसी कारण हमारा आता है क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क को क्लासीफाई किया जाता है दो पार्ट में, एक होता है हमारा प्री सेटलमेंट रिस्क और एक होता है हमारा सेटलमेंट रिस्क। देखिए दोनों को समझिए, प्री सेटलमेंट रिस्क क्या होता है, तो ऐसा रिस्क जिसमें देखिए एक होता है हमारा काउंटर पार्टी, जिसने हमसे उधार लिया उसे कहते हैं हम लोग काउंटर पार्टी। यदि काउंटर पार्टी फेल हो गया, देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसके मैच्योर होने से पहले ही काउंटर पार्टी जो है उसका पेमेंट करने में फेल हो गया, तो उसे कहते हैं हम लोग प्री सेटलमेंट रिस्क। ठीक है, मैच्योर होने से पहले, तो कहेंगे बिफोर मैच्योरिटी काउंटर पार्टी फेल हो गया पेमेंट देने के लिए। और सेटलमेंट रिस्क क्या होता है कि सेटलमेंट के कोर्स में यदि फेलियर आ जाए, टाइम जोन डिफरेंस के कारण या दो करेंसी के एक्सचेंज के कारण, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सेटलमेंट, यही दोनों में अंतर है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ
सेटलमेंट। उसके बाद दोस्तों एक हमारा आता है सेटलमेंट रिस्क, वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये क्रेडिट के दो पार्ट थे, एक आता है दोस्तों हमारा लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए लायबिलिटी को टू बी ड्रेन फ्रॉम बैंक एट फास्टर, मान लीजिए देखिए बैंक का दो पार्ट होता है, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी यदि फास्टर रेट से ड्रेन हो रहा है कंपेयर टू एसेट, तो इस केस में जो मिसमैच आता है एसेट और लायबिलिटी में, तो उसके कारण आता है हमारा लिक्विडिटी रिस्क, मिसमैच बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी रिस्क। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा गैप रिस्क। गैप रिस्क या इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, दोनों एक ही चीज़ है। गैप रिस्क बोले या इंटरेस्ट रेट रिस्क बोले, तो इंटरेस्ट रेट में एडवर्स मूवमेंट के कारण जो रिस्क आता है, एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट, उसको कहते हैं हम लोग गैप रिस्क। मार्केट रिस्क भी वही बात है, मार्केट वेरिएबल। एक होता है हमारा लीगल रिस्क, तो नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कारण से जो रिस्क आता है उसे कहते हैं हम लोग लीगल रिस्क। तो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है सभी का। तो यदि हम लीगल रिस्क की बात करें तो क्या याद रखना है, नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसी में लीगल रिस्क आता है। एक होता है हमारा सिस्टमिक रिस्क। सिस्टमिक रिस्क क्या होता है दोस्तों, कि एक मेजर बैंक फॉल हो गया तो उसके कारण जो रिस्क आता है उसको कहते हैं हम लोग सिस्टमिक रिस्क। आपने हर्स्टेड रिस्क पढ़ा होगा, मेजर बैंक फेलियर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो अनेबल हैं परफॉर्म अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में। उसके बाद दोस्तों आता है सॉवरेन रिस्क, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आरबीआई ने गाइडलाइन प्रिस्क्राइब किया है ऑथराइज डीलर के लिए, ठीक है, कि वो फॉरेन करेंसी डील करेंगे। तो एक है फेमा 1999, वो भी डिस्क्राइब किया गया है। और आरबीआई को लाइसेंस इशू किया गया है ऑथराइज डीलर को, इशू करती है ऑथराइज डीलर को कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को को अंडरटेक करे, ठीक है। और तो आरबीआई ने क्या इशू किया है, लाइसेंस इशू किया है। किसे इशू किया है लाइसेंस, एडीज़ को। एडीज़ क्या होता है, ऑथराइज डीलर को। क्यों इशू किया है लाइसेंस, ताकि वो क्या करे, ताकि वो फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करे भारत में, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन यानी फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ। उसके बाद है दोस्तों आरबीआई ने इशू किया है एक और चीज़, क्या इशू किया है पता है, वो है मनी चेंजर लाइसेंस। मनी चेंजर लाइसेंस कैसे इशू किया है, इस्टेब्लिश फर्म्स को इशू किया है। क्यों इशू किया है, या कंपनीज़ को, फर्म्स बोल लीजिए आप, कंपनीज़ बोल लीजिए या होटल्स बोल लीजिए, ठीक है। तो ये आरबीआई क्या इशू करती है, मनी चेंजर लाइसेंस इशू करती है, ठीक है, ताकि ये लोग फॉरेन करेंसी में डील कर सकें, टू डील इन फॉरेन करेंसीज, ठीक है। और दोस्तों एक होता है हमारा एफएफएमसी। एफएफएमसी का फुल फॉर्म है फुल फ्लेजेड मनी चेंजर, फुल फ्लेडेड मनी चेंजर। तो बेसिकली ये कौन होते हैं, ये एक अथॉरिटीज़ होते हैं जिन्हें दिया गया है वो फॉरेन करेंसी को बाय करें या सेल करें, ठीक है। और एक होते हैं हमारे आरएमसी। आरएमसी कौन होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। अब ये क्या होते हैं कि ये केवल फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए इसीलिए इनका नाम रखा गया है रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। तो दोस्तों आप देखिए क्या है कि जो कैटेगराइजेशन है डीलर का, ठीक है, तो वो चेंज हो गया है। अब मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है हमारा कैटेगरी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे है एंटिटीज़। तो दोस्तों देखिए एडी कैटेगरी 1, एडी कैटेगरी 1, इस केस में हमारे बैंक्स आते हैं, एफआईज आएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें एडी कैटेगरी 2 की, तो इस केस में हमारे एफएफएमसीज आएंगे। एफएफएमसीज मैंने बताया ना आपको, फुल्ली फ्लेजेड मनी चेंजर, ये करेंसी को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, करेंसी को, नोट्स को, कॉइन्स को या ट्रैवलिंग चेक्स को। और तीसरे आते हैं दोस्तों एडी कैटेगरी नंबर 3,
इस केस में आते हैं दोस्तों हमारे RMCs, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है किस कैटेगरी में क्या एंटिटीज़ दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक चीज़ एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे FIDI के बारे में, ठीक है। FIDI क्या है? फॉरेन एक्सचेंज डील अथॉरिटी ऑफ डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कब सेट हुआ था? तो 1958 सेट हुआ था। क्या काम है इसका? ये गाइडलाइंस देता है या रूल्स देता है मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड, मर्चेंट रेट से रिलेटेड, कोटेशन से रिलेटेड, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल को हैंडलिंग से रिलेटेड, ट्रांजिट पीरियड, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल, इन सभी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो क्रिस्टलाइजेशन पीरियड होता है, मैंने बताया था ना क्रिस्टलाइजेशन पीरियड, अब पहले वो फिक्स था लेकिन अब क्या है, वो एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक है, ठीक है। बैंक अपने आप से डिसाइड करेगी कि क्रिस्टलाइजेशन पीरियड कितना रखना है, ठीक है। यहाँ से यदि क्वेश्चन आए तो आप जवाब देंगे एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक, ठीक है। अच्छा, कैंसिलेशन तो अपोजिट रेट पे होता है, मैंने बताया ही आपको। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो JPY होता है, अच्छा हाँ, कुछ करेंसी याद रखिएगा, एक जापानीज़ करेंसी JPY, एक इंडोनेशियन करेंसी रुपया, एक इंडोनेशियन है रुपया, ठीक है, और एक है केनियन सीलिंग। तो ये 3 करेंसी हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इसको कोड किया जाता है 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पार्टिकुलर चैप्टर से। मैंने दो वीडियोज़ में इस चीज़ को क्लियर किया है, तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ केस स्टडी डिस्कस करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ और MCQ डिस्कस करूंगा। तो होपफुली आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो लेसन को, पार्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।